अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो आज इंशाल्लाह हम पब्लिक हेल्थ की लास्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वैसे पब्लिक हेल्थ की लास्ट चैप्टर तो नहीं हो सकती क्योंकि ये डिप्लोमा की बेस पे मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जो है ना आपकी जो बैचलर वाले हैं उनकी भी बहुत सारा कोर्स जो है ना यहाँ से कवर हो जाता है। ये जो मैं बुक अभी फॉलो कर रहा हूँ ना, ये उसमें चैप्टर नंबर 15 है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ट्रॉपिकल डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो ट्रॉपिकल डिजीज़ और जितनी भी डिजीज़ रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं ना उसको मैं सेपरेटली बाद में कर दूँ, या मैं उसको हेल्थ के साथ मर्ज करके, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट है और जो थर्ड सेमेस्टर स्पेशलिटी के स्टूडेंट्स हैं तो दोनों को एक जगह पे फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। मैं अभी डिसाइड तो नहीं कर पा रहा कि इसके साथ ही मर्ज कर लूँ या दूसरे जो है ना अलग उसको रिकॉर्ड कर दूँ, लेकिन खैर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। जो इसके बाद होगा पब्लिक हेल्थ के बाद, तो मैं स्पेशलिटी के सब्जेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, जिस तरह से सर्जिकल हो गई, इसके अलावा पैथोलॉजी है, इसके अलावा डेंटल है, हेल्थ है। तो अगर आप लोगों के पास स्कैन कॉपीज़ ऑफ दैट बुक हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसको स्कैन करके काइंडली मेरे साथ जो व्हाट्सएप है, ईमेल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उसको जो है ना रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा बायोमेडिकल एथिक्स के साथ, और जो पब्लिक हेल्थ है वो भी कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसमें हमारे पास 61 to 62 लेक्चर्स आ गए हैं और ये काफ़ी हैं। इससे आपकी जो पेपर है, इसकी जो आपकी जो कोर्स है वो कवर हो सकता है। इसके अलावा एक मैं और रिक्वेस्ट करूँगा, जो बीएस पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं या कोई मतलब जो भी है, बीएस पब्लिक हेल्थ के नहीं है, न्यूट्रिशन की है, डाइटिशियन की है, जितनी भी स्टूडेंट्स है, काइंडली वो अगर मेरे साथ अपना कोर्स कंटेंट शेयर कर दे तो उससे भी फ़ायदा ये होगा कि जो बीएस पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट हैं उनकी लेक्चर्स में भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट कर लेते हैं बायोमेडिकल एथिक्स। सो बायोमेडिकल एथिक्स हमारे पास क्या चीज़ है? सिंपल अगर हम इसको सादा अल्फाज में जो है ना डिफ़ाइन करें तो एथिक्स हम कहते हैं अखलाकियात को, और बायोमेडिकल का मतलब यह है कि वो अखलाकियात जो मेडिकल से रिलेटेड हो, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जो है ना ये इसकी हमारे पास ये इम्पोर्टेंस इतनी आ गई कि इसके जो है ना एक स्पेसिफ़िक डिपार्टमेंट बनाया गया, एक स्पेसिफ़िक जो है ना डिसिप्लिन बनाया गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, जितनी भी मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको बायोमेडिकल एथिक्स सिखाया जाए, ठीक है। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी हिस्ट्री में हम जाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना इसमें जो जितनी भी मेडिकल टर्म्स है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, बायोमेडिकल एथिक्स। सो इम्प्रूविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ इन अ डाइवर्स, चेंजिंग एंड इनइक्विटेबल वर्ल्ड calls for a careful examination of the ethical basis of decision made locally, nationally and internationally। अभी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, एक दफ़ा हम इस पैराग्राफ को ख़त्म करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें असल बात है क्या। Before 1960s, the focus of medical ethics was largely on doctors' duties, following the two main principles of non-maleficence, to do no harm, and beneficence, to do good। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, to do no harm and to do good। In 1960s and 1970s, advances in sciences, technology and research involving the patient give rise to patient rights movement, which insisted on steps being taken to protect the patient welfare and promoted the principle on informed consent and respect the patient for autonomy। अच्छा, अब सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ कि मतलब क्या है। सो बायोमेडिकल एथिक्स असल में इसलिए बनाया गया है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ना, जब भी वो डिसीजन लें, जब भी वो कोई प्रोसीजर करे, जब भी वो अगर किसी पेशेंट की केयर करे, तो उसमें उनका जो मेन फोकस होगा ना वो दो चीज़ें होंगी, एक है मेलेफिशेंस एंड दूसरा है हमारे पास बेनिफिशेंस। इन दो मुद्दों को देख के वो अपना काम करेगा कि क्या वो पेशेंट को हार्म तो नहीं कर रहा, मतलब उसको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। बेनिफिशेंस का मतलब है कि क्या वो उसके साथ अच्छाई या भलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। जो भी डॉक्टर है, जो भी हेल्थ वर्कर है, वो इन दो चीज़ों को देख के
अपना डिसीजन लेगा, अपना जो प्रोसीजर है, अपना जो डिसीजन है, अपने जो भी है वो परफॉर्म करेगा, तो इन दो चीज़ों को देख के करेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बिफोर 1960s थे, ठीक है, मतलब बिफोर 1960s ये दो फॉलो हो रहे थे कि आपने इन दोनों को देखना है। लेकिन आफ्टर 1960s ये हमारे पास 1970s है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे पास एडवांसमेंट आ गई, ठीक है। और इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी साइंस इसमें एडवांसमेंट हमारे पास आ गई तो पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई। आपको ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको मेडिकल नॉलेज नहीं होती, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे पेशेंट्स भी मिलेंगे जिनको अच्छी खासी मेडिकल नॉलेज होती है। तो वो आपसे जो है ना हर चीज़ के बारे में पूछेगा कि आप ये जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसका जो है ना प्रॉपर वे ऑफ टेक्निक क्या है। तो ये सारी चीज़ें फिर जो है ना पेशेंट इन्वॉल्वमेंट इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले तो ये दोनों चीज़ें हो रही थी, मतलब मेलेफिशेंस एंड बेनिफिशेंस हो रही थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास ये एक और टर्म भी यूज़ हो गई, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है कि सेल्फ डिसीजन। आपने पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में बताना है लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं करना। फॉर एग्जांपल आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओटी में, आप उसको क्या दें कि आपकी ये जो ऑपरेशन हम करेंगे इसका जो है ना फ़ायदा क्या होगा कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, और नुकसान ये होगा कि अगर आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप इससे मर भी सकते हैं, ठीक है। अब आपने उसको फ़ायदे और नुकसान के बारे में बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने उसको बताए कि नहीं, आपने ज़रूर ये जो ऑपरेशन है ये करना है, ठीक है। आपने उसको ऑटोनॉमी देनी है, वो अपना सेल्फ डिसीजन खुद करेगा। क्लियर होगी बात? तो इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इन मेनी countries these principles are now seen as central to biomedical ethics. In considering the place of ethics in a new health for all strategy, therefore the concept of equity, utility and human rights are the central importance. अब ये आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। खुलासा में अगर आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल में एज ए हेल्थ केयर वर्कर, तो आपने इन चीज़ों का जो है ना ख्याल रखना है कि आपने पेशेंट को हार्म नहीं करना, उसकी अच्छाई के बारे में सोचना है, उसको ऑटोनॉमी देनी है, ठीक है, उसको इक्वलिटी देनी है, ठीक है, उसको आपने इक्विटी देनी है, ठीक है, और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है। क्लियर होगी बात? तो इसको हम बायोमेडिकल एथिक्स कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स की तरफ जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास अगर हम देख ले, फर्स्ट जो टर्म है वो है इक्विटी। ये आसान है, इसकी डिफिनेशंस पर आप जो है ना अगर बुक से याद कर सकते हैं, इंटरनेट से याद कर सकते हैं, जहाँ से आपको आसान डिफिनेशन मिले याद कर दे, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट को आपको जो है ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रीडिंग करके भी आपको समझा सकता हूँ लेकिन वो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इक्विटी क्या चीज़ है और इक्वलिटी क्या चीज़ है, ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। सो इट मीन फेयरनेस एंड जस्टिस। क्लियर है? It calls for the recognition of differential need. Each person has the opportunity to be healthy but they require more than equal access of the health care. मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, एक मिनट, इक्वलिटी को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं। इक्वलिटी में क्या है कि इट कंसिडर टू एस्पेक्ट। वन एस्पेक्ट फोकसेस ऑन कंपैरिजन सच एज द इक्वल और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्टर दैट आर आइदर अनअवॉइडेबल or avoidable but not necessarily harmful for the health and well-being. The other aspect equality is the sense in which the all human beings have equal and inalienable unchallengeable rights respective to age, sex, advantage and other. सिंपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि फॉर एग्जांपल आप एक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए नर्स। क्लियर होगी बात? एक जगह पे आपको जो है ना पेशेंट ए और दूसरा है हमारे पास पेशेंट बी। क्लियर हो गई बात? अब ये दोनों पेशेंट जो है ना ये आपके पास वार्ड में एडमिटेड। ये वाला जो पेशेंट है ये हार्ट पेशेंट है, ठीक है, और ये वाला जो पेशेंट है इसको इन्फेक्शन हुआ है,
कोई भी इन्फेक्शन कर लो, चेस्ट इन्फेक्शन कर लो, ठीक है। अब ये पेशेंट जो है ना क्रिटिकल है हमारे पास, और ये जो पेशेंट है ये नॉर्मल है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आपने जो है ना इक्विटी और इक्वलिटी किस तरह से करनी है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेशेंट है, अब मिसाल के तौर पर आप इन दोनों को जो है ना दवाइयाँ दे रहे हैं बीडी, ठीक है, 2 टाइम्स ए डे, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये इन दोनों का हक बनता है कि आप इसको भी केयर देंगे, इक्वल केयर, और इस वाले पेशेंट को भी केयर देंगे, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव टू देयर एज, देयर सेक्स, देयर जेंडर, ठीक है ना। आप ये इस तरह नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेशेंट है ये आपका रिश्तेदार है तो आप इसका जो है ना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और ये वाला जो पेशेंट है ये आपका रिश्तेदार नहीं है तो मतलब आप इसका जो है ना ख्याल नहीं रखेंगे। नहीं, ये इक्वलिटी नहीं हुई, इसको हम इक्वलिटी नहीं कहते। आप अगर बराबरी करेंगे, इस पेशेंट का भी ख्याल रखेंगे 100% और इस वाले पेशेंट का भी आप केयर करेंगे 100%, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वलिटी कहते हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इक्विटी की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेशेंट है, आप जो है ना, ये हमने बताया ना कि हार्ट पेशेंट है, अब इसको हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप इस पेशेंट के पास थे और आप इसको जो है ना मेडिसिन दे रहे थे, ठीक है, मेडिसिन दे रहे थे। अब मसला ये आ गया है कि यहाँ पे जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट है ना, अगर आप उसको प्रॉपर इमीडिएट केयर नहीं देंगे, इमीडिएट केयर, तो क्या होगा, ये बंदा मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। 1 मिनट, यहाँ पे आप देखें, ये है हमारे पास पेशेंट ए, ये है हमारे पास पेशेंट बी। फॉर एग्जांपल ये वाला जो पेशेंट है ना, इसको अभी हार्ट अटैक हो गया और आप इस वाले पेशेंट के पास थे, ठीक है, और आप इसको दवाइयाँ दे रहे थे। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अभी तो इसकी केयर करने का टाइम है, तो नहीं, मैं इसको केयर दूंगा और इसका जो केयर है ये मैं बाद में कर दूंगा। तो इसमें नुकसान क्या होगा, अगर आप इसको मेडिसिन, इसकी जो मेडिसिन है ना वो आप डिले कर दे तो ये बंदा मरेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे केयर को अभी डिले करेंगे ना, डिले, तो क्या होगा, मसला होगा, और वो मसला सेवेयर होगा और वो होगा डेथ, क्योंकि अभी इमीडिएट केयर को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। मतलब केयर की ज़रूरत होती है इमीडिएट। अगर आप उसको हार्ट अटैक से अभी नहीं बचाएंगे तो 5 मिनट में उसकी डेथ वाक़या हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी। सो अगर हम इक्विटी को सिंपल अल्फाज में डिफ़ाइन करें ना, सो इट इज़ इक्विलिटी बेस्ड ऑन नीड। ज़रूरत के बेस पे जब आप बराबरी करते हैं, इसको आप कहते हैं इक्विटी। क्लियर हो गई बात। ये दोनों टर्म्स मैंने इसलिए इन्हें डिटेल में समझाए हैं क्योंकि ये फिर जो है ना वाइवा और जितने भी मतलब वो है ना उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम इक्विलिटी एंड इक्विटी कहते हैं। अच्छा चलो अब आ जाते हैं टूवर्ड्स दी अदर टर्मिनोलॉजीज। सो यूटिलिटी हमारे पास क्या है, यूटिलाइजेशन, ठीक है, यूटिलाइजेशन। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ सीकिंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. It provides the rationale for resources allocation by raising the question of which intervention will give the greatest aggregate net benefit for a population. So it is related to the cost effectiveness, getting as much as benefit as possible out as the given expenditure. For example, मैं आपको जो है ना मैं आपको बताऊं कि आपने जो है ना कौन सी सिरिंजेस इस्तेमाल करने हैं, ठीक है, कौन से सिरिंजेस इस्तेमाल करने हैं। तो ये यूटिलाइजेशन है ना, यूटिलाइजेशन, इसको हम अगर डिफाइन करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ नेट बेनिफिट, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ नेट बेनिफिट एंड इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। क्लियर हो गई बात।
तो इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। मतलब अगर आप पॉपुलेशन के लिए जितनी भी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगी, तो उसको इस्तेमाल करना ये भी बायोमेडिकल में आ सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है वो 100 रुपीज़ में आप बना सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं उसको थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंसिव बना दूँ, तो ये बायोमेडिकल एथिक्स में नहीं आता। क्योंकि 100 रुपये की चीज़ में ये हो सकता है, तो 1000 वाले की क्या ज़रूरत है। ठीक हो गई बात। तो इसको हम यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स की तरफ। तो ह्यूमन राइट्स हमारे पास क्या चीज़ है? दिस मीन्स राइट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टैंडिंग टू द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ which include health care and health information. The practical implication of seeing health as a human right is that the essential elements of the healthcare should be available to all. अब human rights तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, लेकिन human rights में यहाँ मतलब क्या है? related to the health care. So related to the health care इसका मतलब ये कि rights of all human being irrespective their sex and social groups. For example, आप एक हेल्थ केयर वर्कर है, एक हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास मुख्तलिफ लोग आएंगे। मतलब आपके पास मेल पेशेंट्स भी आएंगे, ठीक है, आपके पास फीमेल पेशेंट्स भी आएंगे, ठीक है, आपके पास नॉन मुस्लिम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, आपके पास मुस्लिम्स भी आएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले लोग जो है ना वो भी आ सकते हैं, इकोनॉमिकल लोग भी आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है? इनको ह्यूमन राइट्स इक्वली प्रोवाइड करने हैं। क्लियर? इसमें फ़र्क नहीं करना। फॉर एग्जांपल एक मेल पेशेंट है और एक फ़ीमेल पेशेंट है, और आप इन दोनों में जो है ना ह्यूमन राइट्स में वायलेशन कर रहे हैं ना, तो ये ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल एक नॉन मुस्लिम है, तो आप एज ए मुस्लिम ये वैसे एज ए मुस्लिम तो आप ये कर भी नहीं सकते। एज ए बायोमेडिकल एथिक्स की तो बाद में बात आ जाती है, लेकिन अगर मैं नॉन मुस्लिम, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं केसेस, ये नॉन मुस्लिम है तो फिर जो है ना वो इसको हकारत की नज़र से देखते हैं। इस तरह से अगर एक नॉन मुस्लिम है और वो मुस्लिम को हकारत की नज़र से देख रहे हैं, तो ये दोनों जो है ना इसमें मसाइल आ सकते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स है, इस पे यहाँ पे ना मज़हब होती है, कुछ भी नहीं होता। आप एज ए हेल्थ वर्कर काम करेंगे, आपके पास जो भी आएगा आपने सही से काम करना है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं एटोनमी की तरफ। सो एटोनमी मीन्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, खुददारी, सेल्फ रूल एंड सेल्फ सफिशेंसी। ये 3 वर्ड्स आपने याद करने हैं, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल एंड सेल्फ सफिशेंसी। This is considerable room for the personal autonomy in Islam. The rapid and all-around progress and spread of Islam and its assumption of world leadership in civilization and culture was due to the definiteness and the healthy outlook of society and involvement in the progressive system. अच्छा, ये आप जो है ना ये पैराग्राफ आप फिर बाद में जो है ना पढ़ लें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि मतलब क्या है इसका। एटोनमी कहते हैं हम इंडिपेंडेंस को आज़ादाना ख्याल। आज़ादाना ख्याल का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई बंदा आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वोट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, आप वोट डालते हैं ना, तो जब भी आप वोट डालते हैं तो अगर मैं सही से बात करूं तो आप अपनी डिसीजन जो है ना खुद करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, आपके पास ये इख्तियार होता है कि आपने किसको जो है ना वोट डालनी, आपका जो है ना इख्तियार है ये, इसको हम एटोनमी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया गया है इस्लाम के हवाले से, तो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में भी हमारे पास एटोनमी है, सेल्फ रूल, सेल्फ सफिशेंसी एंड इंडिपेंडेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में एक हमारे पास एटोनमी क्या है? एटोनमी हमारे पास वहाँ पे ये है कि मैंने जिस तरह से एग्जांपल एटोनमी की दी थी कि आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आपने उनको बता दिया कि इनकी फ़ायदे और नुकसानात, ये इनके फ़ायदे और इनके नुकसानात हैं, आप इन दोनों को देख लें। अगर आप ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करना चाहते तो हमें बता दें। लेकिन करने में आपका फ़ायदा है और ना करने में आपका नुकसान है। आप फिर उसके बाद उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आप उनको बताएं कि नहीं आप ये हॉस्पिटल आ चुके हैं तो आपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करके ही जाना है। नहीं, ये एटोनमी नहीं है। अगर एक बंदा जो है ना वो
नहीं करना चाह रहा, आप उनसे पहले जो है ना कंसेंट फॉर्म लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना बाद में बहुत सारे मसाइल आते हैं। आप एक प्रोसीजर परफॉर्म कर जाते हैं और फिर जो है ना वो अटेंडेंट कहते थे हमने तो आपको नहीं कहा था कि ये प्रोसीजर कर ले। तो ये इसको हम एटोनमी कहते हैं। आपने थोड़ा सा जो है ना उनको भी रूम देना पड़ता है कि आप ख़ुद से इसको जो है ना क्या करें, डिसीजन ले लें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं बेनिफिशंस की तरफ। सो बेनिफिशंस का क्या मतलब है? This means acting rightly by offering comfort to the poor, to the less fortunate, and to those of our brethren into community who have fallen in evil days due to the national handicaps, orphans, illness and misfortunes. सिंपल यहाँ पे अगर बेनिफिशंस की हम बात करें ना, तो बेनिफिशंस पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन बेनिफिशंस का असल में मतलब क्या है? बेनिफिशंस का मतलब है बेनिफिट से निकला हुआ है, ठीक है, और इसका मतलब है फ़ायदा देना, ठीक है। किन को फ़ायदा देना? उन लोगों को फ़ायदा देना जो हमारे पास पुअर है, जो हमारे पास हैंडीकैप्स हैं, जो हमारे पास ऑर्फन्स हैं, जो हमारे पास इल हैं, जो हमारे पास मिसफॉर्चून है। अपने कम्युनिटी में एज ए हेल्थ वर्कर, एज ए पब्लिक हेल्थ वर्कर, आपने फ़ायदा देना है इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों को फ़ायदे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और सिंपल इसका अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इसका मतलब है डूइंग गुड, अच्छाई करना, बस इसको हम कहते हैं बेनिफिशंस। अच्छा, beneficence refers to the moral duty of the doing good. Islam lays great stress on doing good, and there is a great and clear distinction between the good and evil. The former will be rewarded and the latter will be punished. ये इस्लाम में भी बताया गया है कि अगर आप एक अच्छाई का काम करते हैं तो आपको जो है ना सवाब मिलता है, अगर आप बुराई करते हैं तो उसको जो है ना आपको गुनाह मिलते हैं। तो ये यही बात यहाँ पे मेडिकल एथिक्स में भी है कि एज ए हेल्थ वर्कर बहुत सारे जो है ना गंदे काम और बहुत सारे ईवल एक्ट्स जो है ना वो हो सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपने क्या करना है? आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नहीं, मैंने बेनिफिशंस करना है, मैंने ईवलनेस नहीं करनी, ठीक हो गई बात। तो इसको हम क्या कहते हैं? बेनिफिशंस कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना एक पेशेंट आ गए हैं, ये नीचे जो पैराग्राफ है ना ये आप फिर जो है ना ये पढ़ ले, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको हेल्थ केयर वर्कर्स के बेस पे एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आ गए हैं और आप उसको आपके जो है ना कोई अना का मसला है उसके साथ, और आप उसको कहेंगे अच्छा अब तो तुम मेरे गिरफ्त में आ गए हो, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नर्सेज है या डॉक्टर है या जो भी है, मैं एक को वो नहीं कर रहा, एज ए हेल्थ वर्कर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उसको कहें कि अभी तो तुम मेरे गिरफ्त में आ गए हो, अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो, ठीक है। तो ये बेनिफिशंस तो नहीं हुआ ना, आप उसको फ़ायदा तो नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको एक्स्ट्रा टेस्ट जो है ना वो करा रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि आप उसके साथ बिहेव अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एज ए नर्स जो है ना आप उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट आपको जो है ना आप उसकी विजिट्स नहीं करते, ठीक है। आप पेशेंट के बारे में पेशेंट की अच्छाई के बारे में नहीं सोच रहे, तो इसमें भी जो है ना बेनिफिशंस नहीं आ गई। अगर आप पेशेंट की अच्छाई के बारे में सोच रहे हैं तो इसको हम सिंपली बेनिफिशंस कहते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं नॉन मेलिफिशंस की तरफ। सो नॉन मेलिफिशंस में हमारे पास क्या है? नॉन मेलिफिशंस, दिस मीन्स डू नॉट टू डू नो हार्म टू अदर्स। मतलब वहाँ पे बात हो रही थी कि आप अच्छाई करेंगे, यहाँ पे बात हो रही है कि आप किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं नॉन मेलिफिशंस, ठीक है। And the most obvious relevance to this element is the Islamic thought process would be an area of therapeutic nihilism. In the practice of modern medicine, there are occasions when the practitioner resort nihilism and minimalism. This cannot be accepted as an absolute principle. In Muslim society, there is prevailing belief that God has a remedy for every illness. Taking a rational view of this means that the withholding of the patient therapeutic need can never be justified. Organ donation has also been a subject of debate in the Muslim society, and consensus is that while it is not prohibited, organ donation shall never be the outcome of compulsion.
फैमिली एम्बेरसमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फाइनेंशियल नीड। क्या मतलब हुआ इसका कि नॉन मेलेफिशेंस का मतलब ये है कि आपने किसी को जो है ना नुकसान नहीं पहुंचाना। फॉर एग्जांपल वो नुकसान किस तरह से हो सकता है, यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया गया है ऑर्गन डोनेशन का, कि मुस्लिम सोसाइटीज़ में बहुत सारे जो है ना ये समझते हैं कि अगर एक प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल ऑर्गन डोनेशन है, तो बहुत सारे लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो ठीक काम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मुस्लिम सोसाइटी में बहुत सारे लोग अभी ये जो है ना क्लियर हो गया है कि ऑर्गन डोनेशन में कोई मसला नहीं है, ये इस्लाम में हराम नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये अगर आपने करना भी है इस तरह के प्रोसीजर, तो ये उनके फ़ायदे के लिए होना चाहिए, ना कि उनके नुकसान के लिए, ना कि कंपल्शंस के लिए, ना फैमिली एम्बेरसमेंट के लिए, या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फाइनेंशियल नीड। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आपके पास कोई पेशेंट आ गया है, वो कह रहा है कि एज ए पब्लिक हेल्थ वर्कर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपके पास वो अगर कह रहा है कि मुझे फाइनेंशियल नीड है, तो आप उसको कहें कि आप जो अपनी जो किडनी है ना वो मुझे दे दे, तो आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह के काम होते हैं, ये बायोमेडिकल एथिक्स में इसलिए तो आया है ये सारा कुछ। तो फिर नॉन मेलेफिशेंस यहाँ पे आ जाता है कि नहीं आपने डू नॉट, हाँ ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन मेलेफिशेंस। अच्छा, ये फिर इसके बाद जो है ना ये इसमें कॉपी पेस्ट हो गए हैं ये वाले, तो इसको तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आ जाते हैं जस्टिस की तरफ, ठीक है। सो जस्टिस हमारे पास क्या चीज़ है, It is defined as giving to everyone. It is defined as giving to everyone his due on the basis of equality in its widest sense. The pursuit of justice is related to the two levels. Justice हमारे पास क्या है, इंसाफ, ठीक है। अब इंसाफ जो है ना वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है और कलेक्टिव लेवल पे भी होता है, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे हमारे पास दो डायमेंशंस है, एक है जस्टिस टू वन सेल्फ और दूसरा है जस्टिस टू अदर इंडिविजुअल। मतलब अपने लिए इंसाफ करना और दूसरों के लिए इंसाफ करना, ठीक है। तो इसको हम जस्टिस कहते हैं। अच्छा, एंड द इंडिविजुअल इज लाइक 4 बेसिक रूल ऑफ द जस्टिस इमर्ज इन द कुरानिक एथिक्स। अब कुरान इसके बारे में क्या बता रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 4 बेसिक रूल्स दिए गए हैं। अच्छा, establish positive devotion in the harmonious development of the personality, remain constantly on guard against all negative factors in respect every aspect of life, give unstated and abundant to other what is due to them, refrain absolutely for defrauding others in what belongs to them। ये इंडिविजुअल लेवल पे कुरानिक एथिक्स है कि आपने इन 4 बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये तो इंडिविजुअल लेवल पे हो गई। अब आ जाते हैं कलेक्टिव लेवल पे बात कर लेते हैं। तो कलेक्टिव लेवल में हमारे पास क्या है कि जस्टिस टेक द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स प्रोजेक्टेड बाय द कुरान। जस्टिस इन सोशल रिलेशनशिप्स, इन जस्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, ठीक है। मतलब सोशल रिलेशनशिप और फिर जो है ना रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ में जो है ना इनजस्टिस नहीं करना। इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। The healthy growth of society that influence the growth of individual seriously demands the enforcement of the all these forms of justice। क्या मतलब है कि जब भी आप सोशल सोसाइटी में या इन्फ्लुएंस या इंडिविजुअल सीरियसली जो है ना उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, तो वो इन जस्टिस की बेस पे होती है। तो ये जस्टिस की कुछ बातें हैं जो कुरानिक एथिक्स में बताए गए हैं रिलेटेड टू द जस्टिस। तो यहाँ पे ये जस्टिस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेन मकसद यहाँ पे ये है कि आप ऐसे हेल्थ वर्कर कभी भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जस्टिस से काम लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है ना टॉपिक होगा ट्रॉपिकल डिजीज़। तो मैं अभी इसको मैं देख रहा हूँ कि इसके लिए मैं अलग सा एक प्लेलिस्ट बना लूँ ताकि जितनी भी डिजीज़ हो वो वहाँ पे कवर हो सके, ठीक है। इंशाल्लाह ये जब भी मैं अपलोड करूँगा फिर मैं आपको बता दूँगा, पोस्ट में कर दूँगा। इसी तरह से हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें, ये फेसबुक ग्रुप भी है और इसके अलावा हमारा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।